अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाज़ेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। जामशोरो पावर प्लांट को महंगे दरामदी कोयले से मकामी थरकोल पर मुंतकिल करने का फैसला। 8 करोड़ 62 लाख डॉलर लागत आएगी। 26 साल के दौरान 3 अरब 23 करोड़ डॉलर से जायद बचत मुतवक्के। स्टेट बैंक नए माली साल के दौरान 8 बार मॉनेटरी पॉलिसी जारी करेगा। 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। शेड्यूल जारी। पॉलिसी कमेटी इजलास के बाद प्रेजेंटेशन को अगले रोज जारी किया जाएगा। और खाम तेल की कीमतों में मजीद 1% कमी। अमरीकी WTI $72 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की $76 पर ट्रेडिंग। जिक्र करें कि करेंसीज का इंटरबैंक में डॉलर की कदर को देखा जाए तो रोज की तरह आज भी 1 पैसे की कमी इसमें देखी गई जिसके बाद इसकी कीमत 278 रुपये 20 पैसे पर आ गई है। यूरो को देखें तो इसकी कदर में 1 रुपया 71 पैसे की बड़ी कमी देखी गई, जबकि बरतानवी पाउंड 1 रुपया 24 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 366 रुपये 93 पैसे पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आएंगे। बजट पेश हुआ और मंजूर हुआ। अब बात करते हैं इसी हवाले से। अगले माली साल के अखराजात और आमदन की बात करेंगे। कौमी असम्बली ने 18,771 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। कायमा कमेटी बराए खजाना की बेशतर जो सिफारिशात हैं उनको फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन से मुतालिक अहम तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया, जिसमें 7 के बजाय 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। $200 तक मालियत के दरामदी फंड्स पर टैक्स में कमी होगी। टैक्स भी एक साथ में अदा करने की सहूलत मिलेगी। कस्टम्स कवानीन में भी तब्दीली की गई है, जिसके तहत असासे जब्त करने से मुतालिक फरीक को मौक़िफ़ पेश करने का मौका भी मिलेगा। फिर स्टेट बैंक को बैंकारी डेटा का मरकजी वर्चुअल ज़ख़ीरा कायम करने का इख्तियार भी होगा। FVR के हवाले से आपको बताएं कि FVR को शेड्यूल बैंकों से शहरियों का डाटा नहीं मिलेगा। अगर ऑटो सेक्टर के हवाले से बात की जाए तो $75,000 तक दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 0 होगी, जबकि 75,000 से $1,10,000 की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं इस पर 30% ड्यूटी होगी। फिर महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 40% एक्साइज ड्यूटी आयद भी होगी। 2 से 3,000 सीसी गाड़ियों पर फीस हम देख रहे हैं कि इसकी एक्साइज ड्यूटी होगी, जबकि लग्जरी गाड़ियों पर 92% स्पेशल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। हमारे साथ आज इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद होंगे माहिर मुआशियात और पाइट के प्रोफेसर ऑफ इकनॉमिक्स डॉक्टर नासिर इकबाल साहब, माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर तलत अनवर साहब भी हमें ज्वाइन करें, जबकि ऑटो एक्सपर्ट मशहूद अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ज़हीर अली खान की यह खुसूसी रिपोर्ट। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2026-27 की आम तरमीम समेत कसरत राय से कौमी असम्बली की खजाना कमेटी की बेशतर सिफारिशात को बिल का हिस्सा बना दिया गया। पेट्रोलियम लेवी और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी से मुतल्लिक शिक 3 हज़फ, असासे जब्त करने से मुतल्लिक मुतासा फरीक को मौक़िफ़ पेश करने का हक देने की तजवीज़ बिल में शामिल कर दी गई। कस्टम्स और टैक्स मुकदमात में चार्टर्ड अकाउंटेंट को गैर वोटिंग रुकन के तौर पर शामिल करने की इजाज़त। स्टील सेक्टर के लिए बिजली के इस्तेमाल की बुनियाद पर सेल्स टैक्स वसूली के नए निज़ाम और POS से मुंसलिक जूतों के कारोबार को खुसूसी रायत दी गई है। मंजूर शुदा फाइनेंस बिल के मुताबिक PIA के अलावा दीगर रजिस्टर्ड एयरलाइंस को भी तैयारों और पुर्जा जात की दरामद पर सेल्स टैक्स छूट मिलेगी। दरामदी मोबाइल फोन पर टैक्स एक साथ में अदा करने की इजाजत। 20 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाले कारोबार को फाइनल टैक्स रजीम से निकलने का इख्तियार मिल गया। माशी मुश्किलात के बायस कारोबारी नुकसान इक्तसादी इस्तेकाम में शामिल। स्टेट बैंक को बैंकारी डेटा का मरकजी वर्चुअल ज़ख़ीरा कायम करने का इख्तियार मिल गया। शेड्यूल बैंकों से शहरियों का डेटा FBR को नहीं मिलेगा। 1 जुलाई से $75,000 तक मालियत की दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 0। 75,000 से $1,10,000 की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 30% और इससे महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 40% एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। 2 से 3,000 सीसी गाड़ियों पर 30% और इससे बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर 40% एक्साइज ड्यूटी और 92% स्पेशल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। 2,000 से 3,000 सीसी दरामदी गाड़ियों पर 86% FED और इससे बड़ी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 92% मुकर्रर कर दी गई है। तो आपको बताएं कि माहिर मुआशियात डॉक्टर इस वक्त नासिर इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में हमें ज्वाइन करें माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर तलत अनवर साहब और ऑटो एक्सपर्ट मशहूद अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। आगाज़ यहीं से करते हैं। कौमी असम्बली ने जो बजट है वो मंजूर कर लिया है। कायमा कमेटी ख़जाना की जो बेशतर सिफारिशात थी उनको भी फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन तलत साहब, ज़रा सबसे पहले अगर हम ये समझ लें कि कवानीन क्या कहते हैं कि जब कोई कायमा कमेटी बजट के हवाले से मुतफ़िका तजावीज़ पेश करती है तो क्या हुकूमत उस पर अमल दरामद के लिए पाबंद होती है या नहीं होती बिल्कुल भी? जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुझे इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन कि भाई कायमा कमेटी की जो रिकमेंडेशन है बाइंडिंग होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो
कायमा कमेटी की रिकमेंडेशन कंसिडर तो की जाती है, लेकिन वो असम्बली से पास होना ज़रूरी होती है। तो असम्बली जो है ना, वो नेशनल असम्बली जो है ना, वो फुली एम्पावर्ड है कि किसी सिफारिशात को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट बिल्कुल करे। सही। ठीक है। एक तो ये अच्छा अच्छा, बात हुई। अगर हम जी। यहाँ से अब इस सवाल को मैं ज़रा आगे बढ़ाऊंगा कि हुकूमत ने जो 5 साल नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत हम देख रहे हैं कि अगले माली साल में टैरिफ की शरह को कम किया है। अब हुकूमत ये कहती है कि इससे जो मुकाबला है वो बढ़ेगा, लेकिन सनतकार मुसलसल अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने रखते गए हैं, इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। क्या वाकई ये मकामी इंडस्ट्री के लिए एक ख़तरा इसको समझा जाए, या ये फैसला मईशत के हक़ में? आप क्या समझते हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 5 साल में ये 20 से कम करके तकरीबन 9.7% तक इसको लाया जाएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री है और ये टैरिफ पॉलिसी हमारे हिस्टोरिकली आप देखें तो टैरिफ रेट्स बहुत हाई रहे हैं। तो यानी आप 90s का अगर दौर देखें तो वो टैरिफ, हमारे एवरेज टैरिफ जो थे 250% थे, 250% थे। और जो कि कम किए गए मुख्तलिफ हुकूमतों ने 90s में, पहले 75 किए, 75% किया, फिर 65, फिर 35, फिर 25। तो लेकिन अभी भी जो एक्सेप्ट दी सम सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल, तो अभी भी जो है इन पे बहुत हाई है। और उस ज़माने में भी ऑटोमोबाइल के लिए डिलीशन प्रोग्राम दिया गया था, यानी कि डिलीशन का मतलब ये है कि ग्रेजुअली जो है ना, वो उनके टैरिफ रिड्यूस होंगे और वो अपना इनपुट जो है ना, लोकल इनपुट बढ़ाएंगे जो इंडस्ट्री में। तो आप देखें, ये 20-30 साल गुजर चुके हैं और ऑटो इंडस्ट्री ने जो है अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया है, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मेयार है उसके मुताबिक गाड़ियाँ नहीं बनाई हैं। देखिए, जब तक कि हम अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते रहेंगे, तो ये अंडर दी प्रोटेक्शन जो है और टैरिफ की वॉल के नीचे ये मुनाफा कमाते रहेंगे। आप देखें कि हमारी जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार हैं, उन पे ओन चढ़ा हुआ होता है, 2-2, 2.5-2.5 लाख, 5-5 लाख ओन चढ़ा होता है, और उसकी डिलीवरी भी नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टैरिफ उस पर ज़्यादा है, अगर यही टैरिफ उन पर ख़त्म कर दिया जाए तो फिर वो प्राइसेस भी कम करेंगे और ओन भी ख़त्म हो जाएगा और एफिशिएंसी भी अच्छा अच्छा बढ़ाएंगे। अच्छा, ये तो हम आप जैसे कि देखें। ऑटो सेक्टर की बात करें तला साहब, अगर ओवरऑल हम सनतों को भी देखें, मुसलसल हम देख रहे हैं कि उनकी जानब से कहा जाता है कि पहले ही जो महंगी बिजली है, फिर गैस है, शरह सूद है, टैक्स हैं, उसके बोझ तले हम दबे हुए हैं। और अगर दरामदी अशिया पर ड्यूटी कम हो गई तो फिर कहा जाता है कि चीन है, तुर्की, वियतनाम या दीगर ममालिक की जो मसनूआत है वो मजीद सस्ती हो जाएंगी, और जो मकामी फैक्ट्रियाँ हैं उनसे मुकाबला करना फिर और मुश्किल हो जाएगा। तो पैदावार भी कम होगी, तो फैक्ट्रियाँ बंद अगर हो सकती हैं और बेरोजगारी बढ़ सकती है। ये सारे खदशात हैं जो सनतकारों की जानब से सामने रखे जा रहे हैं। आपको भी ऐसा ही लगता है कि इससे वाकई फिर ये होगा? जी बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि देखें, अगर एकदम से जैसे हमारा रुपया करेंसी भी पिछले 3 सालों में डिवेल्यू हो गई और 30 मोर देन, यानी आप देखें 180 से 180 रुपया डॉलर से 280 पे खड़ी हुई है पिछले 2-3 सालों में। तो ये कितनी डिवेल्यूएशन हो, इससे भी इंडस्ट्री अफेक्ट होती है, क्योंकि डोमेस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरी जो है, टैरिफ रिड्यूस करें, उससे भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री अफेक्ट होती है। और तीसरी बात यह है कि हमारे जो बिजली के रेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट 30% एक्सपेंसिव है कंपेयर टू दी अदर कंपेटिटिव कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, इंडिया और थाईलैंड वगैरह, जो कि हमारे इंटरनेशनल मार्केट में compete करते हैं। तो उनसे हमारी 30% इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज़्यादा है। तो या तो हुकूमत को चाहिए कि उनको कुछ कंपनसेट करे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में, क्योंकि देखें, जब इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ बेचने जाएंगे तो बायर जो है, कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में बैठा है, जैसे अमेरिका है या यूरोपियन यूनियन है, उसके लिए इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब बराबर है, और जहाँ से उसे चीज़ सस्ती मिलेगी वो चीज़ लेंगे, वो ले लेंगे। तो इसलिए हमें कंपेटिटिवनेस को इंटैक्ट रखना चाहिए, और हमारे जो बिल्कुल सही। तो एक्सपोर्टर्स हैं, तला ये साहब, इसमें ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कि बड़ा कंपोनेंट है। ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी से सनतकारों का हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि नुकसान होगा। जी, नुकसान हो सकता है अगर इन्होंने टाइमली एडजस्ट नहीं किया। देखें, हमारी एक्सपोर्ट, ये भी एक इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें कि जिन कंट्रीज़ ने एक्सपोर्ट प्रमोशन किए, लाइक बांग्लादेश अब कर रहे हैं, वो इंडिया भी कर रहा है, और थाईलैंड है, और मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलिपाइन है, ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इन लोगों ने अपने टैरिफ जो है ना ग्रेजुअली रिड्यूस किया। इवन चाइना चाइना ने भी अपने टैरिफ ग्रेजुअली रिड्यूस किए हैं। टैरिफ जब तक
टैरिफ रिड्यूस नहीं करेंगे और बाहर की चीज़ों से कंपटीशन प्रमोट नहीं करेंगे, तो हमारे डोमेस्टिक के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उसी में खुश रहते हैं कि जी बाहर से बस हमें प्रोटेक्शन है, हम डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करते रहें और मुनाफा खाते रहें। तो दोनों तरफ से यानी इसको करना चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए बाकायदा एडजस्टमेंट का, जो कि गवर्नमेंट दे रही है, और उन्हें अगर ज़्यादा टाइम चाहिए मज़ीद तो वो भी दें, लेकिन टैरिफ ज़रूर कम करें ताकि कंपटीशन बढ़े और ये बिल्कुल सही। एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ जाए। देखो आपका पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्रेजुअली इसको कम करना चाहिए, जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है, तो वो ग्रेजुअली हाफ से भी कम अगर हो जाएगा तो ज़ाहिर है फिर उसका सनतों को नुकसान हो सकता है। हमारे साथ ही रहिए मशहूद खान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि ऑटो सेक्टर का भी अभी जिक्र हुआ। ऑटो सेक्टर के लिए ये बजट हौसला अफजा है वाकई या मजीद मुश्किलात पैदा करेगा? अगर हम कुछ जिक्र कर लें डिटेल में कि कायमा कमेटी में जो सबसे ज़्यादा बहस हुई है वो नई ऑटो पॉलिसी को लेकर हुई है। जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी गाड़ियों की जो नाकिस क्वालिटी है उस पर शदीद तनकीद की गई, फिर जो मार्केट में मुकाबले की फ़ज़ा बेहतर करने की सिफारिश है वो भी की गई। अब सबके ज़हन में एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इस बजट के बाद हम देखेंगे जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो कुछ कम होती दिखाई देंगी, या सिर्फ ये जो महंगी गाड़ियां हैं उस पर ही ड्यूटी बढ़ाई जा रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला तो नुक्ता निगाह ये होना चाहिए, क्या किसी भी एक कंट्री के लिए इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए या हम कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेस पे हम एक्सपोर्ट इनहांस कर पाएंगे? एक बात। दूसरी बात यहाँ पे ये कही गई है कि आप टैरिफ कम करना चाह रहे हैं, या जो कमेटी की मीटिंग थी उस कमेटी की मीटिंग में देखें एक ही शख्सियत ने बात की और वो बात की कि यार ओवरसीज गाड़ियों की इंपोर्ट खोल दें या उनके फंड्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बात ये नहीं है, बात ये होनी चाहिए कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहाँ है, क्या है जहाँ पे हमारी लोकलाइजेशन हो, हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो। आप देखें पाकिस्तान में इस वक्त टॉप 3 कंट्रीज पाकिस्तान में आई हुई। जापान टेक्नोलॉजी लेकर आया, कोरियंस आया और चाइनीज इस वक्त, और चाइनीज ने दुनिया में अपने आप को रिकॉग्नाइज किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। ऐसी सूरत हाल में हमें तो इनको इंकरेज करना चाहिए कि आप पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें लोकल इंडस्ट्रीज के साथ, लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर के साथ, जिसका एडवांटेजेस जैसे चाइनीज ने पिछले 40 सालों में अमेरिकन और यूरोपियन टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में R&D करके डेवलप की है, यही चीज़ हमारे साथ होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। मगर ये चीज़ होते हुए नजर नहीं आ रही, और ये जब कश्मकश होती है ना कि हम इंपोर्ट खोल दें या इनको गाड़ी को CBO को इंपोर्ट करने के लिए टैरिफ रिड्यूस करें, उसमें सबसे बड़ा जो डेफिसिट होता है वो ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा, वो आपका ट्रस्ट डेफिसिट होगा गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज के साथ। मशहूद साहब, लेकिन इस वक्त लोकल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़े इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं? देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंजेस इस वक्त इंडस्ट्री में आ रहा है, 2 पॉलिसीज आई थी 2016 से 2021 और 2021 से 2026, जो कि जून 30 तारीख को खत्म हो रही है। इस पॉलिसी में हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की, फॉरेनर्स आए पाकिस्तान में, मगर इस पॉलिसी में जो गैप्स था, जो मिसिंग पॉइंट था, वो ये था कि यार अपनी टेक्नोलॉजी को भी पाकिस्तान लेकर आए, असेंबली से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आए। इस वक्त सब असेंबलीज हो रही हैं हमारे यहाँ, मगर कोरियंस और चाइनीज ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि ये हम जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पाकिस्तान की मार्केट के साथ साथ आप उनको अट्रैक्टिव दें कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान इज अ राइट हैंड ड्राइव और दुनिया में 57 कंट्रीज ऐसे हैं जो राइट हैंड ड्राइव हैं, तो पाकिस्तान इसका हब बने। जैसे जापान ने थाईलैंड को बनाया, जापान ने इंडोनेशिया को बनाया, जापान ने डिफरेंट कंट्रीज को बनाया, व्हाई नॉट वी आर एज ए हब चाइनीज के लिए कि पाकिस्तान से राइट हैंड की कंट्री। लेकिन जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और इसी पर तनकीद की जा रही है। हम जब देख रहे हैं कि जब भी इस पर बहस होती रही हुकूमत की तरफ से तो यही तनकीद सामने आई कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग में जो क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। उसकी बेहतरी के लिए फिर क्या फैसिलिटेशन होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से? देखिए इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो ये कंज्यूमर आपका या एक गवर्नमेंट ये समझती है, मुझे बताएं टॉप 10-15 ब्रांड्स पाकिस्तान में इस वक्त हैविल चाइनीज का टॉप ब्रांड आ रहा है, BYD पाकिस्तान में टॉप ब्रांड आ रहा है, होंडाई है, किया है, एंड देन टोयोटा, होंडा एंड सुजुकी। क्या आप ये समझते हैं कि ये अपनी क्वालिटी में कंप्रोमाइज करेंगे? ये जो परसेप्शंस हैं लोगों की मिसगाइड करने के लिए, वही लोग हैं जो इंपोर्ट को ओपन करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ है। देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होती है ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है। इन लोगों ने, जापानीज ने कर ली, कोरियंस और चाइनीज की टर्म्स है कि आने वाले अगले 10 इयर्स के अंदर वो हम लोगों को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें पाकिस्तान के अंदर और उसको अपग्रेड करें।
बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो महंगी दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उस पर 30 से 40% एक्साइज ड्यूटी लगाने का मकसद क्या है आपके नज़दीक? फिर 3000 सीसी की जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उस पर भी 92% ड्यूटी से आपको लगता है कि दरामदात कम होंगी? लेकिन दो पॉइंट हैं, इसको इस निगाह को भी देखिए। एक तो आप ये रियलाइज करें, पाकिस्तान एक फंडिंग प्रोग्राम में, जब हमारी गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुई बजट से पहले भी, तो मैंने उसमें भी ये पॉइंट आउट हाईलाइट किया। लेकिन जो इंपोर्ट है ना, ये जो लग्जरीज गाड़ियां आ रही थी, आप देखें एसयूवीज या बड़ी व्हीकल्स जो आई हैं, वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ से अबव है। वो आपके लिए और ये हमारे लिए या आम कंज्यूमर के लिए नहीं है, ये एक लीड क्लास के लिए जो अफोर्ड कर सकता है। गाड़ी खरीदी जाती है पाकिस्तान में उन लोगों के लिए जो कि फर्स्ट यूजर होते हैं, और जो एलीट क्लास होते हैं ना, उनके पास आईसी इंजन यानी कि पेट्रोल वाली गाड़ी भी खड़ी है, उनके पास हाइब्रिड गाड़ी भी खड़ी है, और अब उनके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है। दे कैन बी अफोर्ड, दे कैन बी पे। इस वक्त पाकिस्तान को एक फंडिंग प्रोग्राम से अगर निकलना है, तो जो बड़ी गाड़ी लग्जरीज गाड़ियां अगर उसमें एक्साइज ड्यूटी ऐड ऑन हो रही है, तो वो मजबूरी है पाकिस्तान की। इस वक्त गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। वो तो आहिस्ता आहिस्ता, वरना इंडस्ट्री को खत्म करके आपकी सैलरी पे, पर्सन पे टैक्स लगाएगी या दूसरी जगह पे लगाएगी, क्योंकि हम टैक्स नेट तो बड़ा नहीं कर पा रहे ना। बिल्कुल सही है। मैं तलत साहब आपकी जानिब आऊँगा। जब हम ओवरऑल बजट की बात कर रहे हैं, इस बार जो टारगेट रखा गया है एफवीआर का, मैं ज़रा इस हवाले से आपसे जानना चाहता हूँ, ये 15,264 अरब रुपए का जो टारगेट रखा गया है, ये किस तरीके से पूरा होगा? कुछ अभी तक वाजे नहीं किया गया है हुकूमत की तरफ से। जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस वक्त हुकूमत की जानिब से, ये इजाफी रकम वसूल करने के, आपको लगता है कि वो काफ़ी हैं और उससे हुकूमत अपने टारगेट अचीव करने में इस बार कामयाब हो जाएगी? जी शुक्रिया बहुत बहुत। यानी बिफोर कमेंटिंग ऑन द टारगेट ऑफ बजट, मैं ये बात जो अभी मशहूर साहब ने कही है, इस बारे में कमेंट कर दूं जी जी। कि जहाँ तक बड़ी गाड़ियों का ताल्लुक है ना, उन पे वाकई टैक्स ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि सही। मैं ये इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी कार्स जो है ना, वो आम आदमी के लिए नहीं, गरीब आदमियों के लिए नहीं है। उन पे बेशक आप 75 या 80%, इससे भी ज़्यादा लगा दें। क्योंकि देखें, आप जो है ना, हमें जब ये पॉलिसी बनाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशनल कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए कि जी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हाईली स्क्यूड है, इनकम इनक्वालिटी बहुत हाई है। कुछ लोगों के पास बेइंतहा पैसा है, बेतहाशा पैसा है, तो उनसे जितनी ज़्यादा ड्यूटी वसूल कर सकती है गवर्नमेंट वसूल करे, ताकि गाड़ियाँ महंगी हो जाएं और डिस्करेज करे। और लेकिन जो मिडिल क्लास की गाड़ियाँ 1000 सीसी तक है, उन पे जो है ना टैक्सेस कम होने चाहिए, ड्यूटी कम होनी चाहिए, और उनको बैन नहीं होना चाहिए। ये हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, ये इम्प्रूव ही नहीं करते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट लेते रहते हैं। इन्हें भी चाहिए कि इम्प्रूव करें और ये एक्सपोर्ट करके दिखाएं। जब ये गाड़ियां अपनी एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो गवर्नमेंट इन्हें हर तरह से फैसिलिटेट करेगी। एक तो ये और बात। जब आप दूसरी अमीर बात, तबके की बात कर रहे जहाँ हैं तक तलत साहब, तो फिर मैं एक पॉइंट और भी यहाँ पर उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि जब हम हाई ऑक्टेन को देखते हैं, उसमें जो इतनी बड़ी कमी की गई है 200 रुपये से जायद की, फिर आपको लगता है कि वो रिलीफ भी आम सारिफ को देनी चाहिए थी? नहीं, वो हाई ऑक्टेन पहले ही बहुत महंगा था, तो वो रिलीफ जो है ना, हाई ऑक्टेन और ये जो, इसका थोड़ा फर्क होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। पहले ये फर्क 20-22 रुपए का होता था, और ये काफ़ी ज़्यादा फर्क 100-150 रुपए का हो गया था सुप्रीम और हाई ऑक्टेन में। तो वो कि ये फ़ायदा तो पहुंचेगा बड़ी गाड़ियों का, लेकिन आम मिडिल क्लास के लोग भी मिक्स करवाते हैं। तो बहरहाल इस डिस्ट्रीब्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में तो ये है कि सबसे ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए, और पेट्रोलियम प्राइसेस जो है ना, और मज़ीद कम करने चाहिए, इसमें गुंजाइश है। क्योंकि जितनी ये कम होंगी उतनी ही उस लेवल पे ले आएँ जिस लेवल पे पहले थी अप्रैल से पहले, और हुकूमत जो है ना सख्त मॉनिटरिंग करे और कमेटियाँ बनाए और प्राइसेस को उसी लेवल पे ले आए अप्रैल के, तो फिर सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। आप ये देखें ना कि सही। पिछले 2-3 माह में जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है इन्फ्लेशन का, वो 15% बढ़ चुका है। ये वो लोग हैं जो आम गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का मतलब ये कि अशिया खुर्दनोश, आम लोग जो उनका बजट होता है, खाने पीने की अशिया, ये उन आइटम पे 15% से ज़ायद महंगाई हो चुकी है 2 माह में। तो इसको इसको कमी आनी चाहिए। प्राइसेस शुड कम डाउन। जब इस इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो ये हुकूमत को ये रेट जो है ना, ये अपनी इम्पोज करनी चाहिए। अगर ये नहीं करेगी हुकूमत, तो फिर हुकूमत के प्राइसेस कम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक तो ठीक ये है। बात। दूसरी, जहाँ तक जी जी आपने बात जी की जी। कि, ये बोलिए, कोई सवाल बीच में? नहीं नहीं, प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। ये टारगेट, टैक्स टारगेट जो 15,200 का है,
जी जी। वो ऑलमोस्ट यानी पिछले जो था उसमें उसमें ये 17% का इजाफा है, जो हाईली एम्बिशियस है। पिछली बार भी आप देखें जो 12 ट्रिलियन समथिंग था, वो टैक्स रेवेन्यू हासिल हुआ है। और पहले भी ये टारगेट तकरीबन 14-15 ट्रिलियन के दरमियान था। तो ये टारगेट वसूल नहीं हुआ, और अभी भी ये टारगेट वसूल यानी पूरा नहीं होगा। अचीव। क्योंकि ये टारगेट जो है ना, जब रियलिटी से, ग्राउंड रियलिटी से हट के किया गया है। और इसमें एक तो बात ये ना कि रिलीफ भी दिया गया है। रिलीफ के लिए गवर्नमेंट ने जो है सूबों से, बिलखुसूस पंजाब और सिंध से पैसे मांगे हैं। और वो जो ग्रांट्स की सूरत में ट्रांसफ़र हुए, जो कि पहली दफ़ा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हुआ है कि सूबों ने मरकज़ को असिस्टेंस दी है, इमदाद दी है, ताकि वो अपने बजट को सही कर सकें और लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। गवर्नमेंट का ये अच्छा इकदाम है कि उन्होंने सैलरी में रिलीफ दिया है। जो हायर लेवल स्लैब्स हैं उनमें ज़्यादा से रिलीफ मिला है, लोअर में कम मिला है। लोअर में इनफैक्ट तो पहले ही वो उन्होंने कहा कि जी ये 1% था, तो 1 लाख तक 1% था, तो उसमें कोई रिलीफ नहीं है, तो वो पुराना ही चल रहा है। लेकिन एक जो होनी चाहिए थी कि 1 लाख तक जिसकी आमदनी हो वो टैक्स एग्जम्प्ट होना चाहिए था, क्योंकि ठीक है, एक उसकी लाख हद बढ़ानी चाहिए जो थी है आपके ना। मुताबिक, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हाँ, आप। तो यानी एक ब्रेक पचास शामिल हजार करते अभी हैं। हद है। जी जी जी। जी, बिल्कुल। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन आगे साथ रही। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे एफबीआर की टैक्स वसूली के हवाले से। एफबीआर का जो इस बार हदफ है, जो टैक्स टारगेट है, वो 15,264 अरब रुपए रखा गया है। और अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 2259 अरब रुपए ज़्यादा है। जो हुकूमत ने अब तक बजट पेश किया है उसमें कहीं पर भी ये वाज़ेह तौर पर नहीं बताया है, या ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि ये जो इजाफी वसूली है ये किस तरीक़ेकार से पूरी की जाएगी, किस तरीक़ेकार से एफबीआर अपना जो बजट का टारगेट है वो पूरा करेगा। डॉक्टर नासिर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं इसी हवाले से बात करने के लिए। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर नासिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक तरफ अगर हम ये भी देखें, जो कौमी असम्बली कायमा कमेटी ख़जाना ने एफबीआर के लिए जो नए ऑपरेटिंग मॉडल है उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो क्या कहा जाए कि एफबीआर का जो नया ऑपरेटिंग मॉडल है ये टैक्स निज़ाम में किसी किस्म की कोई बेहतरी ला सकता है, या जो टैक्स दहिंदगान है ये उनके लिए मज़ीद मुश्किलात ही पैदा करेगा और कुछ नहीं होगा? देखें, जब हम टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं और कंप्लाइंस की, अगर आप इस दफ़ा बजट स्पीच देखें तो सबसे ज़्यादा फोकस कंप्लाइंस और एक्सपेंशन पे किया गया। तो उसके अगेंस्ट मुख्तलिफ मेजर सजेस्ट किए गए। अभी मैं कल ही स्टेटमेंट पढ़ रहा था जब ये बजट अप्रूव हुआ, तो हर एक में एक पनिशमेंट और एक थ्रेट का एलिमेंट ऐड किया गया है। तो आई थिंक ये सोच थोड़ी सी मेरे लिए एक अस्टॉनिशिंग है कि हम इस सोच के साथ इस नेट टैक्स को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को कंप्लाइंस की तरफ लाएं, उनको पनिशमेंट दें, उनको फाइन करें। मेरा आइडिया टोटली डिफरेंट है। मैं ये इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हमें इंसेंटिवाइज करना है। तो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आई थिंक टू सम एक्सटेंट दे आर जेन्युइन, क्योंकि हम पहले भी थ्रेटन कर चुके हैं लोगों को, उनके ऊपर FIR भी लगा चुके हैं, उनको फाइन भी कर चुके हैं, बट टैक्स एक्सपेंशन हो नहीं रही। अब जो बेहतर हाल है वो ये था कि हम परफेक्टली डिजिटाइज सिस्टम की तरफ जाते, ह्यूमन इंटरफेरेंस को ख़त्म करते, जो कि FBR प्रॉमिस भी कर रहा है कि हम इसमें ह्यूमन एलिमेंट को कम से कम करेंगे, उसको ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे। अगर इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएंगे तो लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। अदरवाइज सिर्फ ये कह देना कि हम लोगों को थ्रेटन करेंगे, हम लोगों को जुर्माना लगाएंगे, हम लोगों को ये कर देंगे, इससे आपका टैक्स नेट कभी एक्सपेंड नहीं करेगा। लोग अल्टरनेटिव मीन्स की तरफ चले जाएंगे। आपने फाइलर और नॉन फाइलर की डिस्ट्रीब्यूशन करके देख लिया, ये एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए होता है ताकि लोग मैक्सिमम फाइलर हो जाएं, लेकिन उसका भी आपको बेनिफिट नहीं हो। अब आप यूज़ टू हो गए कि चले जी नॉन फाइलर में हम कंप्लायंस तो नहीं करवा रहे लेकिन टैक्स एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी इस वक्त मुझे तो यही लग रही है कि हम थ्रेटन करके इसको एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएं, रादर दैन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि फोकस इस पे करें कि हम कंप्लायंस का मैकेनिज्म ऐसा करें कि लोग खुद से टैक्स नेट की तरफ आएँ। फैसिलिटीज़ ऐड करें कि अगर मैं टैक्स नेट में आता हूँ, टैक्स पे करता हूँ, तो मुझे एडवांटेज मिले, रादर देन कि मुझे ये फीलिंग बिल्कुल आपके मुताबिक थ्रेटन करके किसी भी सूरत जो है वो टैक्स एक्सपेंशन नहीं की जा सकती। इस तरह के टारगेट इस तरह अचीव नहीं किए जा सकते। इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। नासिर साहब, अब जब ये भी कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है जो FBR है वो तो ये कहता है कि हम ज़्यादा डिजिटल ऑटोमेटेड सिस्टम बना रहे हैं,
इस सिस्टम में जो तनख्वाहदार तबका है बात ज़्यादा उन्हीं की हो रही है, क्योंकि हुकूमत ने तो टैक्स बढ़ाने के लिए तमाम उम्मीदें ही ये लग रहा है कि इस ऑपरेटिंग मॉडल से लगा रखी हैं, और उनके मुताबिक यही टैक्स जो पेयर्स हैं या टैक्स अफसरान हैं उनके दरमियान जो बराह रास्त राबता है वो ख़त्म करने में कामयाब होगा यही सिस्टम। आपको क्या लगता है, क्या इस सिस्टम से हम ये कह सकते हैं ये इतना मुआविन साबित होगा ये सिस्टम, और ये वाकई जो एक जो राबता है उनके दरमियान वो ख़त्म होगा इससे? आई थिंक ये बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है। देखें, आप अगर वियतनाम को स्टडी करें, आप बांग्लादेश को स्टडी करें, आप बाकी इमर्जिंग इकानमीज को स्टडी करें, तो सब ने कंपटीशन को इनकर्ज किया है। हम अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 साल से इंडस्ट्री की इसी अजम्पशन की वजह से कि हम अगर अपनी इकानमी को ओपन कर देंगे हमारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर आज भी कहता है कि हम इन्फेंट इंडस्ट्री हैं, हमारा ऑटोमोबाइल आज भी कहता है कि हम इन्फेंट इंडस्ट्री हैं। अगर 70 सालों में हम ये इस चीज़ से नहीं निकल पाए तो हम कब इस चीज़ से निकलेंगे? तो ये वो सारी चीज़ें मेरे नज़दीक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हमें इसको इनकर्ज करना है और जहाँ तक हो सके हमने कंपटीशन क्रिएट करना है। देखिए, हम एक्सपोर्ट सरप्लस इतनी प्रोटेक्शन के बावजूद भी नहीं क्रिएट कर सके, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हमारी स्टडीज़ भी, पाइड का अपना जो लिटरेचर है वो भी यही कहता है, ग्लोबल लिटरेचर भी यही कहता है कि आप कंपटीशन को इनकर्ज करें, लोगों को इस तरफ लाएं कि नई इंडस्ट्री क्रिएट करें, एक कास्ट की तरफ लेके आएं। और ये जब तक हम काम नहीं करेंगे हम कभी भी एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। नासिर साहब, हमारे नाजरीन के लिए अगर हम कुछ आसान अल्फाज में इस सिस्टम को दो तरीकों से समझ सकें, एक पॉइंट तो ये कि ये सिस्टम आवाम के लिए कितना आसान और फ़ायदेमंद हो सकता है, और सेकेंडली इससे हुकूमत किस हद तक टैक्स इकट्ठा करने में कामयाब हो सकेगी या कितना फ़ायदा पहुँच सकेगा हुकूमत को भी। देखिए, हमें पूरे मुल्क के एक इकोसिस्टम समझ के उसमें रिफॉर्म्स लानी होगी। जब हम एक सेगमेंट को रिफॉर्म की तरफ लेके जाते हैं, हम कहते हैं हमने डिजिटाइज कर दिया, हमने कोई ऐप बना दी, तो उससे सिस्टम वर्क नहीं करता। हमें इसको एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट समझ के इसको एक्सपेंड करना होगा। और इसके लिए अगर FBR इंटरेस्टेड है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, हमारे पास नेट कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है, तो ये 2 से 5 साल का काम है कि आप इसको पूरे मुल्क में इसको ग्रास रूट लेवल तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर ये गवर्नमेंट कर लेती है तो जो आपका 3 to 5 ट्रिलियन वो टैक्स जो विजन में जा रहा है वो आपको अगर टैक्स सिस्टम में आ जाए विदाउट एनी एडिशनल एफर्ट, विदाउट इंक्रीजिंग एनी अदर टैक्स रेट, अगर आपका 3 से 5 ट्रिलियन जो है जो विजन में हो रहा है, अगर वही आपका नेट का हिस्सा बन जाता है तो ये आपके लिए तकरीबन 30 to 40% एडिशनल रेवेन्यू होगा। तो इसलिए मेरे सजेशन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही है कि ऐसे मैकेनिज्म जो कि डिजिटाइजेशन पूरी दुनिया में है और उसको एप्लीकेशन को इतना आसान बनाए जिस पे ऑफ कोर्स अभी FBR भी काम कर रहे हैं और बाकी इदारे भी काम कर रहे हैं कि जैसे हमें एक ईमेल जनरेट करना बहुत आसान है, हर बंदा इवन जो इलिटरेट भी है वो भी अपना YouTube का अकाउंट बना सकता है, ईमेल जनरेट कर सकता है। तो हमें इस सिस्टम को भी ऐसा ही आसान बनाना होगा कि हर वो दुकानदार जो एक रिटेलर है जो रेडी लगाता है वो अपना QR कोड जनरेट कर सके, वो अपना बिजनेस रजिस्टर कर सके। इसके ऊपर हमने एक आइडिया फ्लोट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि हम एक ऐसा निज़ाम बनाएं जिसमें हम 5 से 10 मिनट के अंदर अलाउ करें पूरे का पूरा बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर मैं अपनी ईमेल रजिस्टर कर सकता हूं 2 मिनट में, तो मुझे भी ऐसी ही एप्लीकेशन चाहिए कि बिजनेस भी रजिस्टर कर सकूं, मैं अपनी रेडी रजिस्टर कर सकूं, मैं अपनी दुकान रजिस्टर्ड कर सकूं, मेरा अगर कोई इवन ठेले का काम है तो मैं उसको भी रजिस्टर कर सकूं। ये सारी दुनिया में हो रहा है। आप इसमें आप चाइना की एग्जाम्पल देख लें, हर जो एक स्ट्रीट वेंडर है वो भी QR कोड के साथ रजिस्टर्ड है। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो आपकी टैक्स एक्सपेंशन का सबब बनती हैं, तो हमें इन रिफॉर्म्स की तरफ जाना है रादर देन कि हम पनिशमेंट का निज़ाम लेके आए जिसमें हम सिलेक्टेड लोगों को पेनलाइज करने की कोशिश करें। इससे ना हमारा ट्रेडर इसमें हमारा काबू आता है, ना ही बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो काबू आते हैं। हम इस तरह की बातें तो ज़रूर करते हैं कि हमारा टैक्स नेट बढ़ेगा, बट जो रिफॉर्म्स प्रपोज की जा रही हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, वो हमारी ऑलरेडी टेस्टेड हैं कि वो दे आर नॉट इफेक्टिव। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अगर टैक्स एक्सपेंशन हम चाहते हैं तो हमें सिस्टम को आसान बनाने के लिए ज़रूरत है, खासतौर पर टैक्स पेयर्स के लिए। हमारे साथ ही मौजूद रहिए, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का वापस हाजिर होते हैं। और अब एक और मामले की बात करते हैं ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरा इस्लामाबाद की। अमेरिका से मुआहदे के बाद पहले गैर मुल्की दौरे के तौर पर पाकिस्तान का इंतखाब किया गया, जो पाकिस्तान की एक कामयाब सालिसी का एतराफ़ भी है।
अमरीकी पाबंदियां उठने के बाद ईरान अब आज़ादाना तौर पर तिजारत कर सकेगा, जिसका पाकिस्तानी मईशत को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर पाइपलाइन पर भी पेशरफ्त हो सकेगी। पाकिस्तान ईरान के रास्ते ट्रांजिट रूट में मजीद तोसी कर सकेगा। फिर ईरान भी पाकिस्तान के रास्ते तिजारत करने में मजीद दिलचस्पी लेगा। तो इस हवाले से बात करनी है बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर और साबिक़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर CPEC डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हसन दाऊद साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हसन साहब, ईरानी सदर तशक्कुक के लिए पाकिस्तान भी आए और फिर अमरीकी पाबंदियां उठने के बाद दोनों जो मुल्क हैं उसमें तिजारत में तेज़ी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम मंसूबा है, जिसकी बार बार जिक्र भी होता है, बात भी होती है, वो गैस पाइपलाइन है। इसी को समझा जाता है। हुकूमत भी यकीनी तौर पर इस पर कोई पेशरफ्त कर रही होगी, लेकिन आपका क्या ख्याल है, इस मौके को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर समझना चाहिए, देखना चाहिए और मामलात को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए पाकिस्तान को भी? अब बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, नॉट जस्ट कि आप डिप्लोमेसी में या जो पॉलिटिकल ओवरऑल इन्वायरमेंट के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं, बट आई थिंक इकोनॉमिकली पाकिस्तान के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट ये मौका है, ना सिर्फ उस पाइपलाइन का जिसका आपने बात की, बल्कि ओवरऑल रीजनल कनेक्टिविटी का, ओवरऑल सिक्योरिटी पैराडाइम का, और ऑफ कोर्स मैरीटाइम और ब्लू इकोनॉमी की डेवलपमेंट का, गवादर या ओवरऑल कोस्ट लाइन या आपकी जो पोर्ट्स हैं इनकी कनेक्टिविटी इरानियन पोर्ट्स के साथ, सिस्टर पोर्ट्स, ओवरऑल ट्रांसशिपमेंट के स्टैंड पॉइंट के लिहाज से। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है और इसको बहुत इम्पोर्टेंट लम्हा, और इसको एज एन अपॉर्चुनिटी साथ साथ आप अपनी ओवरऑल पूरे शॉर्ट एनालिसिस करें, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए एक प्रैग्मेटिक प्लानिंग के साथ आप आगे जाएं, अपने प्रपोजल्स तैयार करें। मुझे उम्मीद है कि जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज होंगी वो एक जर्नल डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे होंगे कि मौका बड़ा अच्छा है हम इरानियन गैस पाइपलाइन के, लेकिन आई थिंक अब टाइम आ गया है कि हमें कुछ एक्शंस करने होंगे, रेटरिक से आगे बढ़ना होगा, अपॉर्चुनिटी को सीज करना होगा। और ये एक इम्पोर्टेंट विजिट था जो कि हुआ है कल, और उसके अंदर जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज डिस्कस हुई हैं और इसके नतीजे में जो गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह अभी हम कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तलत साहब, मैं आपकी भी राय इस पर जानना चाहता हूँ। एक तो इस हवाले से भी राय दीजिएगा, और सेकेंडली जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, या हम ये कहें कि जो सेंट्रल एशियाई ममालिक हैं, उनके लिए भी पाकिस्तान और ईरान बहुत अहमियत रखता है। ज़रा इस हवाले से भी आप रोशनी डालिएगा। जी शुक्रिया बहुत बहुत। जहाँ तक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का ताल्लुक है ना, ये बहुत ही अहम है। ना सिर्फ अहम है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये एक गेम चेंजर होगा। वो इस लिहाज से कि पाकिस्तान के जो भी मसाइल हैं, अभी तक जितने भी मसाइल हैं, माशी हो गए या और दूसरे जो कर्ज़ों में हम डूबे हुए हैं, तो उसकी बुनियादी वजह एनर्जी ही है। जो एनर्जी हमारे यहाँ बहुत महंगी है, पावर बहुत महंगी है, बिजली बहुत महंगी है। तो जब एनर्जी इन टर्म्स ऑफ गैस हमारे पास एक सस्ती एनर्जी ईरान से आ जाएगी और सस्टेनेबल होगी, तो हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पर एनम फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल 5-6 बिलियन डॉलर तक का फ़ायदा हम ले सकते हैं, जो कि पूरा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है हमारी इंडस्ट्री का, उसको चेंज कर देगा और हमारी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा देगा। टाइम शॉर्ट है, मैं अहसान साहब का भी लास्टली कमेंट लेना चाहता हूं। एक तो अहसान साहब, कितना बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है, अगर हम उसको सिर्फ फॉर्मलाइज कर लें या लीगलाइज कर लें, उससे भी पाकिस्तान ईरान को बहुत फायदा पहुंच सकता है, खासतौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी को। और सेकेंडली, अगर ईरान को भी देखा जाए तो वो कितनी कोशिश करेगा पाकिस्तान के जरिए चीन तक रसाई हासिल करने में? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ का प्रोपोनेंट हूँ कि पाकिस्तान अपनी जो इंडिजिनस सोर्सेज हैं ना, उनको पहले स्ट्रेंथन करे। आपके पास जो जहाँ पर गैस है, जहाँ पर कोयला है, जहाँ पर और कोई एनर्जी की सोर्स है, हाइडल है, जिस तरह सोलर है, हाइब्रिड है, इनको पहले स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जो सबसे बड़ा लेसन मेरे लिए वो ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में भी और कोविड के अंदर भी, अगर आपके इंडिजिनस सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल कोविड के अंदर जिन ममालिक की अपनी एग्रीकल्चर ठीक थी, सप्लाई चेन विद इन देयर सिस्टम अवेलेबल था, तो वहां पर फिर आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा। बिल्कुल ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बहुत अच्छी है, बहुत सस्ती होगी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। तलत साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। शो का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।